अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा। हमारे साथ हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की। दोनों जगह राजनीतिक पारा इस समय गर्म है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती के हालिया बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से उनकी दूरी लगातार बढ़ रही है, लेकिन भाजपा की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। सर, 90 के दशक के आखिर में भाजपा और मायावती जी एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे। उसके बाद ये दूरियां इतनी बढ़ती गई कि दोनों दल ऐसा लग रहा था कि कभी एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल जो मायावती के जो तीखे तेवर हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा हो गए हैं और भाजपा के लिए कम हो गए हैं। क्या कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो तीखे हुए हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, तो अगर आप देखेंगे बहन जी का, अगर जब भी कुछ ऐसा हमला किसी पार्टी की तरफ से होता है तो वो उस पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो जाती हैं, बाकियों के प्रति उनका जो रुख है वो नरम हो जाता है। जैसे हमको ध्यान होगा जब 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए हम किसी से भी गठबंधन करेंगे, और उनके लिए बीजेपी से भी बड़ी दुश्मन समाजवादी पार्टी थी। बिल्कुल। गेस्ट हाउस कांड को अगर हम देखें तो उसके बावजूद उन्होंने उसको भुला दिया और एक हो गए, महागठबंधन बनाया, लेकिन वो चला नहीं, वो अलग बात है। और उसके बाद से चुनाव में जो परिणाम आए थे उसके बाद से दोनों की राहें जुदा हो गई थी। लेकिन अगर हम देखें बीजेपी के प्रति सॉफ्ट तो हैं, लेकिन अगर जिस तरह से बीजेपी कहती है ये न्यू इंडिया है, तो ये न्यू बीजेपी है। ये जिन लोगों को कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल किनारे कर चुकी है बीजेपी। आपने देखा कि चाहे मायावती और अखिलेश यादव की पार्टियों से अलग अलग लड़ने की बात हो, चाहे ये दोनों एक साथ आ गए तब इनका मुकाबला करने की बात हो, बीजेपी ने दोनों ही तरीके से इनको मात दी है और बुरी मात दी है। तो बीजेपी और बीएसपी के जो गठबंधन की जो लोग संभावना जता रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी चाहेगी कि मायावती जरा सी भी मजबूत हों। अब आज आप देखिए कि मायावती की पार्टी कहाँ, आप देखिए 19 विधायक उनके जीत कर आए थे, 19-20 विधायक जीत कर आए थे विधानसभा चुनाव में। कहाँ उनको उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिला था, और वो पार्टी जिसकी मुखिया खुद किसी सदन की सदस्य नहीं है और इस लायक संख्या भी नहीं है कि वो बन पाएँ, और कुछ और दलों की तरफ से उनको ऑफर किए जाते हैं कि हम आपको भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति जब किसी दल के मुखिया की हो तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वो मजबूत हो, क्योंकि मायावती का अगर आप इतिहास देखें तो मायावती दूसरों का सहयोग लेकर खुद मजबूत हो जाती हैं और समय आने पर पीछा भी छुड़ा लेती हैं उससे, और अब बड़ी ताकत बन गई हैं तो आपके लिए उनसे निपटना भी मुश्किल हो जाता है। तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। और उत्तर प्रदेश में इस समय जो राजनीतिक हालात हैं उसमें बीजेपी अभी भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, सांगठनिक स्तर पर सबसे मजबूत पार्टी है, और सड़कों पर दिखती भी है, पार्टी भी दिखती है, और सरकार के काम भी दिखते हैं। और लगातार जिस तरीके से हम देख सकते हैं कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम परियोजनाएं चलाई हैं, या अभी जो हर एक जिला एक प्रोडक्ट करके उनका एक अभियान चला है, तो उसको भी उनको काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। जो क्षेत्रीय स्तर पर जो हस्तशिल्प है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी को वहाँ पर मिलने जा रही है। अगर हम आगामी चुनाव को देखें तो ये ठीक है कि इस समय वहाँ पे उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव में भी जो सर्वाधिक सीटें बीजेपी की ही दांव पर लगी हुई हैं। बीजेपी शायद आसानी से इनमें जीत प्राप्त कर लेगी, और नहीं भी प्राप्त करती है तो एक ट्रेंड भी है यूपी में कि जनता उपचुनाव में सत्ताधारी दल को एक संकेत देती है, सबक देती है कि आप सुधर जाइए, वरना जब आम चुनाव होंगे तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नुकसान है इसमें सबसे ज़्यादा बसपा का ही हुआ है। और अगर हम देखें जो बसपा के 7 विधायक गए हैं, अगर आप उनके जो जातीय समीकरण को देखें तो उसमें दलित भी हैं, पिछड़ा वर्ग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठाकुर भी हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से अगर देखें तो बहुजन और सोशल इंजीनियरिंग की जो अवधारणा है उसमें काफ़ी बड़ी हद तक सेंध लगी है, और ये सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव को भी देखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि
जो समाजवादी पार्टी का पुराना अगर आप देखेंगे इतिहास, तो सड़कों पर उतरकर आम लोगों के प्रति, आम लोगों के मुद्दे उठाना या आम लोगों के हितों की बात करना, वो शायद अब बीते कल की बात हो गई है। समाजवादी पार्टी उस सब से अब हट गई है। सिर्फ एक कक्ष में बैठकर अखिलेश यादव सारे निर्णय कर रहे हैं, सड़कों पर दिखाई नहीं देते। बड़े से बड़े घटनाक्रम हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, खाली ट्वीट और संवाददाता सम्मेलनों के माध्यम से वो निशाना साधते हैं। और इसी से आप ये देखो, नेताओं को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारे को लाइक्स मिलते हैं सोशल मीडिया पर, वो आपको वोट नहीं है। वोटर कुछ और करता है, वोटर के मन में कुछ और है, आप वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। और अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया जाए कि आप जब से आपके हाथ में आपकी पार्टी आई है, तब से आपने अपनी पार्टी को कौन सी बड़ी सफलता दिलाई है? एक भी चुनाव में। आपकी पत्नी खुद चुनाव हार गई है। तो ये एक चीज़ें हैं। लेकिन अब ये जो अखिलेश यादव की एक छवि, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो कैसा लगा था कि एक साफ छवि का व्यक्ति आया है, एक जुझारू नेता आया है। और जो पॉलिटिकल प्रपंच जो होते थे पहले की आया राम गया राम, उससे थोड़ा हटकर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अखिलेश यादव भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम बीएसपी का जो इस पर जो आया है इस सारा घटनाक्रम पर, अगर बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा की माने, तो उन्होंने कहा है कि हमने अखिलेश यादव को फ़ोन भी किया, ना तो उन्होंने फ़ोन उठाया, ना ही उनके सेक्रेटरी ने बात कराई। और हम चाहते थे कि ये जो सीट है, क्योंकि बसपा के पास नंबर्स नहीं थे, तो हम चाहते थे कि जो डिम्पल यादव हैं, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो हम अपने वोट्स उनको दे देंगे। क्योंकि बसपा का ये कहना है कि हम नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का उद्योगपति आके ये सीट ले जाए। तो इसलिए उन्होंने शायद संपर्क साधा था। संकेत तो ये भी मिला ना कि भाजपा 10 में से 9 सीट तो आसानी से जीत सकती थी जी। फिर भाजपा ने 8 ही उम्मीदवार क्यों उतारे? नहीं, देखिए, इसमें भी ये भी एक चीज़ होती है कि क्या होता है कि जब आप कैरम बोर्ड अगर खेलते हैं, तो कई बार आपको सीधा भी आप स्ट्राइक करते हैं और आप ऐसे ऐसे भी जाके स्ट्राइक करते हैं। तो बसपा और सपा के बीच जो विवाद चल रहे थे, उसको सामने लाने का प्रयास भी इसी बहाने हो गया बीजेपी की तरफ से। वो चाहे जैसे भी हुआ हो, अंदर खाने, देखिए जो सत्ता में होता है उसको सब चीज़ों की नॉलेज रहती है, कौन विधायक किससे मिल रहा है, किस नेता के पास कौन लोग मिलने जा रहे हैं, तमाम चीज़ें पता होती है। तो ये सपा बसपा का जो कड़वाहट थी उसको सामने ला के रख दिया है। और अगर सतीश चंद्र मिश्रा फ़ोन कर रहे हैं और अखिलेश यादव फ़ोन पर नहीं आ रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो ये सब जो घटनाक्रम थे, और अब इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि बसपा मुख्य मायावती ने कह दिया है कि आने वाले विधान परिषद हो चाहे राज्यसभा चुनाव हो, सबक सिखाएंगे। तो अब ये दोनों लड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? भाजपा को होगा। अच्छा, और दूसरी तरफ अब जो प्रियंका गांधी हैं, जो कि दीदी भी कही जाती हैं कांग्रेस में, तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि मायावती ने ये कहकर कि बीजेपी को भी समर्थन देने से गुरेज नहीं है, अब वो साफ हो गया कि वो बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हैं। लेकिन ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है उसमें प्रियंका गांधी आनंद तो ले रही हैं, राजनीतिक आनंद ले रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी का क्या हाल है जरा वो भी तो देख लें। जिस दिन यूपी में बसपा सपा का घटनाक्रम हुआ, उसी दिन वहाँ की जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद अनु टंडन, वो पार्टी छोड़ गई। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी की सुनी नहीं जाती है, सिर्फ एक व्यक्ति की ब्रांडिंग की जा रही है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो गायब हैं। तो ये सब चीज़ें, अब प्रियंका गांधी को देख लीजिए, वो खाली सोशल मीडिया पर सवेरे एक पोस्ट आ जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। कभी कभार हो तो आप जाकर जबरन आप किसी घटना स्थल पर जाने की कोशिश करिए, थोड़ा सुर्खियां बटोरिए, हो रही है, फिर सोनभद्र का मामला हो या हाथरस का मामला हो, उसके बाद फिर आप चुप हो जाइए। उसके बाद आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे वाकये हैं हाल के। तो ये मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हम देखें तो सपा बसपा की बीच की जो दूरियां थी वो अब कड़वाहट का रूप ले चुकी हैं। जो पुरानी दुश्मनी कह सकते हैं वो फिर से एक्टिव हो गई है। और लोकसभा चुनाव के दौरान कम हुई थी वो फिर से एक्टिव हो गई है। और जहाँ तक बात है बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन की, ये देखिए, अगर हम देखें तो आज सबसे ज़्यादा दलित सांसद बीजेपी के हैं। दलित वोटर बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है और साधने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। और अभी जो हालिया राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बीजेपी ने दलितों का ध्यान रखा है पूरी तरीके से। तो बीजेपी अब किसी का सहारा लेकर चलने के मूड में नहीं है। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी एकला चलो और अपनी पार्टी को मजबूत करके
आगे बढ़ो, सहयोगियों को साथ ले लो, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होना है। इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि यूपी में हम किसी जो एनडीए है अभी वहाँ पर, जिसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी और एक दो छोटे दल शामिल हैं, इसमें मैं अभी विस्तार नहीं देख रहा हूँ इस घटनाक्रम के बावजूद। लेकिन सर, वर्तमान के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात को देख ले, 2022 की शुरुआत में वहाँ चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि ये बाईपोल्स और जो राज्यसभा के चुनाव है एक तरीके से योगी आदित्यनाथ के लिए परीक्षा, हालांकि ये परीक्षा उस समय भी कहा जा रहा था जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे जी सर, क्योंकि ब्राह्मण को नाराज बताया जा रहा है वर्तमान परिस्थिति में जी इसको साधने की मायावती लगातार कोशिश कर रही थी जी। तो वर्तमान परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं, खास करके 2022 के मद्देनजर? क्योंकि प्रियंका गांधी भी दिल्ली में बैठकर ट्विटर के जरिए ही दलितों का मुद्दा उठाने में की लगातार कोशिश करती हैं, तो दलित वोट पर वो भी लगातार सेंधमारी करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां ये जानती हैं कि जो मतदाता है हाँ। वो पिछली बातों को ध्यान नहीं रखता है, आज से क्या है, आज उसको क्या फायदा हो रहा है, या आज वो सरकार से कितना खुश है, इस पर वो मतदान करता है। अगर आपको ध्यान हो कि सवर्ण बहुत नाराज थे मोदी सरकार से भी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको आरक्षण देकर माफ कीजिएगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर उनको खुश कर दिया गया और बम्पर जीत हुई है। तो आज अगर कोई वर्ग नाराज है, चुनाव से ठीक पहले तक सरकारें उसको ठीक कर लेती हैं। और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, तो आप ये देखिए कि इस समय का जो वहाँ का नेतृत्व अगर जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहाँ सरकार चल रही है, वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जोड़कर देखना होगा। वाराणसी से आते हैं, संसदीय क्षेत्र उनका है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे को लगता है कि शायद 7-8 मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं केंद्रीय कैबिनेट में। तो जब प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभालेंगे, हमने देखा था कि किस तरीके से जो पिछला चुनाव था वो प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर ही और अपने काम पर ही बीजेपी को वहां पर बहुमत दिलाया था, और वही स्थिति 2022 में होने वाली है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी काम किए, लेकिन कानून व्यवस्था का से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिन पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मैदान में उतरेंगे प्रचार के, तो शायद बहुत चीज़ें बदल गई होंगी और जनता उनके साथ चलना अभी चाहती है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बलिया के रास्ते हम बिहार भी चल लेते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि 3 तारीख को वहाँ दूसरे चरण का मतदान होना है जी। पहले चरण का मतदान हो गया है, लेकिन जो हमने पहले बात की थी कि जाति और आरक्षण अब तक नहीं आया था, लेकिन वो आ गया है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो बिहार में माना जा रहा है कि विकास वर्सेस रोजगार है जी। कहीं रोजगार भारी पड़ रहा है विकास पे, कहीं विकास रोजगार पे भारी पड़ रहा है। वर्तमान परिस्थिति में वहां का मुकाबला किस ओर जाता आप देख रहे हैं? देखिए, आपने जैसे कहा कि ये आरक्षण नहीं था तो ये आ गया, तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टियां अगले चरण के मतदान के लिए संभाल के रखती हैं। वही हुआ है, और पहला चरण हो गया, अब दूसरा तीसरा चरण बाकी है, तो उससे पहले जो बाकी कुछ मुद्दे बचे हैं उनको लाया गया है, उनको थोड़ा सा उसमें नई चीज़ें डालकर जनता के सामने पेश किया जा रहा है। लेकिन अभी जो अगर पहला चरण देखें, तो पहले चरण में हमने जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं अगर हम उसको मान लें, तो बहुत हद तक कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला नजर आया है। ऐसा नहीं है कि जो एक तरफा था कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, ऐसा एक स्लोगन था। तो नीतीश कुमार की जो ब्रांड इमेज है उसको बहुत नुकसान हुआ है, और कह सकते हैं कि कोरोना काल में शायद सरकार अपना प्रदर्शन सही नहीं कर पाई है। और जैसा हमने अभी उल्लेख किया कि जनता आज क्या है वो याद रखती है, उसके आधार पर वोट देती है। तो आज जब आप इस बात से नाराज हैं कि मेरा घर बाढ़ में डूब गया, मेरे तक सरकारी सहायता नहीं पहुंची है, और आपको कोई आके एक दो चीज़ें और याद दिला देता है कि आपके इलाके में स्कूल भी नहीं है, आपके इलाके में अस्पताल भी नहीं है, गुस्सा बढ़ जाता है। तो गुस्सा बढ़ता है। और आप देखिए कि अगर हम 15 साल नीतीश का शासन देखते हैं अगर हम, तो आज भी ऐसी स्थिति है कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को बाहर जाना ही पड़ता है। अगर बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, छात्र आगे बढ़ना चाहता है, उसको बिहार छोड़ना ही पड़ता है पढ़ाई के लिए, और नौकरी के लिए तो छोड़ना ही है। बिल्कुल, नौकरी के लिए छोड़ना ही है। शिक्षा की बात की तो जमीनी स्तर पर आप देख लीजिए तो मिडिल और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ के विश्वविद्यालयों का हाल ये है कि 6 वर्षों में वहाँ पर आज भी
आपको बैचलर्स का डिग्री मिलता है 6 वर्षों का। तो एक तरीके से शिक्षा को लेकर युवाओं में नाराजगी है, जो दिख भी रहा है। दिख भी रहा है। और जैसा मैंने कहा कि नौकरी के लिए तो आपको बिहार छोड़ना ही है, और नौकरी भी क्या, अगर आपको मजदूरी करनी है तो भी छोड़ना है, और तो भी बाहर जाना है आपको। और अगर आपको कोई एमएनसी में जाना है तो भी आपको जाना ही जाना है। फिर तो आप मजदूरी भी करनी हो तो अगर अपने राज्य में उसकी सुविधा नहीं है। अब आप देखिए कि प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में वापस आए थे, सब वापस चले गए। मनरेगा के तहत आपने जो जिन कार्य दिवसों का एक आवंटन किया था कि आपको 3 दिन का काम मिल जाएगा, तो उससे उनका काम चला नहीं, और वो शायद सरकार उसको सही ढंग से उसका कार्यान्वयन भी नहीं कर पाई है। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अस्पतालों की बदहाली अभी अपने कोरोना काल में देखिए किस तरीके से बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी जनता ने निशाने पर लिया, और जेडीयू कैंडिडेट्स जब प्रचार के लिए जा रहे हैं अपने क्षेत्रों में तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा। तो सब दिखा रहा है कि बिहार में अगर एक नीतीश की बहार नहीं है, और बदलाव की जो बयार है, लेकिन वो ऐसी भी नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाए। कांटे का मुकाबला है, देखना होगा कि दूसरे तीसरे चरण में क्या रहता है। माना जा रहा है, विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बिहार में फिलहाल मोदी फैक्टर नीतीश से ज्यादा हावी है। बिल्कुल। आप सासाराम का वो चुनावी सभा याद हो, जब मोदी और नीतीश ने पहली रैली की थी, और फिर दरभंगा का भी वो चुनावी सभा आपको याद हो, जब मोदी और नीतीश एक साथ दोबारा 28 तारीख को मंच पे आए थे। उस वक्त जब सहरसा में चुनावी सभा नीतीश कर रहे थे, तब उन्होंने ये जरूर कहा था कि आप लोग मोदी को सुनने आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम का जिक्र किया था। लेकिन दरभंगा में ट्रेंड बदल गया। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए क्या किया है, खास करके आयुष्मान भारत से लेके उज्ज्वला योजना से लेके राशन बढ़ाने की बात, ये तमाम नीतीश कुमार ने जिक्र किया। अपने काम का उन्होंने जिक्र न करके नीतीश कुमार ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी क्या ये लगता है कि अब हमें मोदी ही बचाने वाले? नहीं, बिल्कुल। मोदी नाम का ही आसरा है, न सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि चिराग पासवान को भी, वो भी मोदी नाम के सारे आगे बढ़ा रहे हैं अपनी चुनावी कवायद। और आप देखिए कि बीजेपी के पोस्टरों में अगर वहाँ देखेंगे बिहार में, तो नीतीश कुमार गायब हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ही तस्वीर है। और जो वादे हैं नीतीश के वादों पर, क्योंकि जनता को अब यकीन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के वादे गिनाए जा रहे हैं कि 317 हटाने का वादा किया था, पूरा किया। जो राम मंदिर का वादा किया था वो पूरा किया। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा भी है कि जनता हमारे जो घोषणा पत्र है उस पर विश्वास करती है, और बहुत समय बाद ऐसा कोई माहौल है कि लोग हमारे जो घोषणा पत्र है उसको देखकर अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें पूरी हो चुकी है और आगे क्या लिखा है वो पूरा होने वाला है। तो ये मोदी नाम का ही सहारा है, और पूरा चुनाव ही कह सकते हैं कि अगर एनडीए की जीत होती है तो सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी होंगे। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हमें यानी अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।